नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्विटर पर लिखते हुए जानकारी दी कि उनकी फ़ोन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत हुई और उसमें उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच शांति करवाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की बात की। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने एक और ट्वीट में ये जानकारी दी कि उनकी फ़ोन पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बातचीत हुई और उसमें उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं को ऊपर हो रही हिंसा को लेकर भी जो बाइडेन से बातचीत की है। यूक्रेन पर हुए रूस के हमलों को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्विटर पर लिखते हुए कहा है कि उनका देश बहुत जल्द प्रभावी जवाब देगा। दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में जेल में बंद तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर राव की बेटी के कविता को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इसको लेकर के कविता के वकील ने कहा है कि हमें यही उम्मीद थी। अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल सकती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी 32 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी। एक सीट सीपीआईएम को दी गई है और एक सीट पैंथर पार्टी को दी गई है। इस समझौते के बाद यह साफ नजर आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का समझौता पीडीपी पार्टी से नहीं हो रहा है। आज अमित शाह के साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की फोटो शेयर करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा है कि चंपाई सोरेन 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी का समझौता हो गया है। बता दें कि 70 सीटों पर जेजेपी और 20 सीटों के ऊपर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी चुनाव लड़ेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने को लेकर चुनाव आयोग की बैठक खत्म हो गई है। 25 सितंबर और 7 अक्टूबर 2 तारीखों के ऊपर चर्चा हुई है। हालांकि ऐलान होना अभी बाकी है। इस बैठक के बाद ही कांग्रेस पार्टी ने अपने टिकट बंटवारे के लिए की जाने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग भी टाल दी है। पंजाब और हरियाणा में कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एसजीपीसी ने कंगना रनौत की फिल्म पर बैन लगाने के लिए नोटिस जारी किया है। इसके अलावा कंगना रनौत के बयान को लेकर हरियाणा और पंजाब के किसानों में भी गुस्सा है। पंजाब की खडूर साहिब सीट से सांसद अमृतपाल सिंह के पिता सरदार तरसेम सिंह ने ज्ञानी रघुवीर सिंह से मुलाकात की और कहा कि कौम के जत्थेदार को 30 अगस्त को ऐसा फैसला लेना चाहिए जो सारी कौम को मंजूर हो। ये हैं आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। एक तो आजकल वो किसी को भी फ़ोन करते हैं तो वो उसकी जानकारी ट्विटर पर ज़रूर देते हैं। हालांकि अपने से कम स्तर के लोगों को फ़ोन करते हैं तो उसकी वीडियो भी डाल देते हैं। लेकिन कई जगह उनको ऐसा भी होता है कि कई उनसे बड़े लेवल के लोग होते हैं, शायद वो उनको वीडियो रिकॉर्डिंग ना करने देते हों, इसलिए वो सारी जानकारी नहीं डाल पाते। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 ट्वीट डाले। पहला ट्वीट था कि उनकी फ़ोन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि ये फ़ोन उन्होंने यूक्रेन यात्रा के बाद किया, वहाँ जो उन्होंने देखा, और उन्होंने बताया कि भारत यूक्रेन और रूस के बीच में शांति करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब आपको पता है कि उन्होंने ये फ़ोन क्यों किया, क्या दिखाने की कोशिश की गई। पहली बात तो ये कि जो भारत का हिंदी मीडिया है और गोदी मीडिया है उसने ये प्रचार कर रखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले रूस में गए और अब यूक्रेन में गए हैं तो दोनों देशों के बीच में वार रुकवा देंगे। और जैसे ही गोदी मीडिया जब ये प्रचार कर रहा था कि नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको रुकवा दिया है, उसी टाइम पे यूक्रेन और रूस कुत्ते की तरह लड़ रहे थे। यूक्रेन ने रूस के ऊपर के 2 शहरों के ऊपर ड्रोन हमले किए थे और रूस ने जवाबी हमलों में 5 शहर यूक्रेन के 5 शहरों के ऊपर ड्रोन से हमले किए थे, जिसमें 4 लोगों की मौत होने की खबर है। और उसके अगले ही दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो रूस द्वारा किए गए ड्रोन हमलों को लेकर सीरियस हैं और वो इसका जवाब ज़रूर देंगे।
तो एक हिसाब से नरेंद्र मोदी का जो पीआर है और जो जिस हिसाब से वो इंडियन मीडिया में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रूस और यूक्रेन की युद्ध रुकवा देंगे, मुझे लगता है कि ये जियोपॉलिटिकली गलत मूव है। ठीक है कि आप पीस के मैसेंजर बन के जाएं, युद्ध होना नहीं चाहिए दो देशों के बीच में, ये हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन आप उसके उन दो देश तो आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ के नागरिक मर रहे हैं और उसके बीच में आप अपना पॉलिटिकल पीआर ढूंढने निकल जाएं तो मेरे हिसाब से वो गलत है और नरेंद्र मोदी को ये पॉलिटिकल पीआर महंगा पड़ने वाला है। अब अगला ट्वीट सुनिए, उन्होंने अगला ट्वीट किया अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में। उन्होंने कहा कि जो बाइडेन से उनकी फ़ोन पर बात हुई और उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और ये भी कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर, अल्पसंख्यकों हिंदुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की। जैसे बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका हल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे, ऐसा उन्होंने ऐसा मेरे तो एकदम वो ट्वीट मेरे को पढ़ा तो मैं एक बार समझ नहीं पाया कि वो किस उद्देश्य से किया गया है। शायद नरेंद्र मोदी ये भी दिखाना चाह रहे हो कि विश्व स्तर पर जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनमें भारत एक बड़ी विश्व शक्ति है और वो सब में हाथ डाल के सबके मामलों को सुलझाने की ताकत रखता है। तो एक हिसाब से शायद ये भी उनकी रणनीति रही होगी, लेकिन ये एक मेरे को लगता है कि ठीक है कि जिनका एक जियोपॉलिटिक्स को लेकर जिनका स्तर नहीं है शायद उनको समझ में ना आए, लेकिन आम लोगों को तो पूरा समझ में आता है कि ये वो किस लिए कर रहे हैं। और जिनको भी थोड़ा जियोपॉलिटिक्स की समझ है उनको पता है कि नरेंद्र मोदी की ताकत कितनी है। तो मेरे हिसाब से एक हिसाब से वो अपना मजाक ही बनवा रहे हैं, लेकिन शायद गोदी मीडिया के सारे वो एक नैरेटिव स्थापित करना चाहते हैं कि वो पूरे दुनिया में एक बड़े लीडर के तौर पर स्थापित हो गए हैं। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर दिल्ली से आई और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से आज तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर राव की बेटी के कविता को जमानत मिल गई है। उनके किस मामले में वो जेल में बंद थी पहले वो समझ लीजिए। वो उसी मामले में जेल में बंद थी जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में बंद थे, यानी कि दिल्ली की आबकारी शराब नीति घोटाला। तो उस शराब नीति घोटाले को लेकर के कविता के ऊपर ये आरोप थे कि उन्होंने ही साउथ इंडिया की जो लिकर लॉबी थी उसकी मुलाकात मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से करवाई थी और उनको भी एक हिसाब से ये बताया गया था कि पैसे का जो अरेंजमेंट है उन्हीं ने करवाया था। इस किस्म के बहुत सारे आरोप ईडी द्वारा लगाए गए थे, लेकिन कोर्ट में जाकर कुछ भी नहीं टिका। उनके वकील अनुज तिवारी ने धन्यवाद किया है और कहा है कि आखिरी में तो सत्य ही सर्वाइव करेगा। तो के कविता फाइनली जेल से बाहर आएंगी अब, और ये कहा जा रहा है कि पहले मनीष सिसोदिया की जमानत हुई है, अब के कविता की जमानत हुई है और इसी के बिना पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ सकते हैं। तो उनको भी जमानत मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनकी अगली तारीख को पता चलेगा कि उनको जमानत मिलती है या नहीं। शायद 12 सितंबर को उनकी अगली तारीख है और 12 सितंबर तक वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही बंद रहेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के बारे में है। वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के बीच में अलायंस की खबर तो पहले ही आपको पता लग गई थी। आज सीटों के बंटवारे को लेकर भी सहमति बन गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी 32 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी और एक सीट सीपीआईएम और एक सीट पैंथर पार्टी के लिए छोड़ दी गई है। तो टोटल वैसे 93 सीट्स हो गई हैं आजकल जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद। पहले 90 सीटें थी, आजकल 93 हो गई हैं और दोनों का चुनावी एजेंडा यही है कि क्योंकि यूनियन टेरिटरी बना रखा जम्मू कश्मीर को, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना रखा है, तो उसकी स्टेटहुड बहाल करवाई जाए, उसको दोबारा से राज्य बनवाया जाए। इसकी डिमांड को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ रहे हैं। पहले कयास थे कि पीडीपी के साथ भी अलायंस हो सकता है। महबूबा मुफ्ती को लेकर महबूबा मुफ्ती के सलाहकार ने भी कई बयान दिए थे, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ी और पीडीपी और बीजेपी भी अलायंस नहीं कर रही हैं। तो एक हिसाब से वैली में अब की बार ट्रायंगुलर फाइट देखने को मिल सकती है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का अलायंस होगा, दूसरी तरफ पीडीपी होगी और तीसरी तरफ बीजेपी होगी। हालांकि बीजेपी वैली में बहुत अच्छे कैंडिडेट उठा नहीं पाएगी क्योंकि वहां पर कश्मीर वैली में कहीं ना कहीं बीजेपी की काडर भी नहीं है और बीजेपी उतनी मजबूत स्थिति में भी नहीं है। लेकिन बीजेपी ने एक चाल तो चली थी लद्दाख एरिया में अपनी पैठ बनाने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा की थी। उनकी घोषणा भी इसलिए की गई थी कि वो ये दिखाना चाह रहे थे कि कश्मीर वैली से ज़्यादा वो लद्दाख को प्रीफ्रेंस देंगे डेवलपमेंट के नाम पर। हालांकि लद्दाख में भी हम सबको पता है कि मार्च महीने में, अप्रैल में काफ़ी बड़े प्रोटेस्ट चले थे और सोनम वांगचुक ने इन प्रोटेस्ट को लीड भी किया था। लद्दाख में
2019 में जब धारा 370 हटाई गई थी उस समय भी बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट चले थे। और लद्दाख एक हिसाब से एजिटेटेड तो है और बीजेपी को वहाँ बड़ा झटका मिलेगा। बीजेपी को जो थोड़ी बहुत सफलता मिलेगी वो जम्मू के जो लोअर इलाके हैं उनमें थोड़ा बहुत सफलता मिल सकती है। मेरे को लगता है वैली और लद्दाख के रीजन में बीजेपी खाली हाथ लौटने वाली है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर है झारखंड के बारे में। मैंने अपने पुराने बुलेटिनों में बताया होगा कि जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में भेजा गया था 36 लाख रुपए की जमीन घोटाले को लेकर, वो 100 गज, जो 36 लाख रुपए में तो हरियाणा पंजाब में 100 गज का प्लॉट आता है, लेकिन वो 8-10 एकड़ का मामला था। तो उन्होंने चंपाई सोरेन, अपनी पार्टी के, झारखंड मुक्ति मोर्चा उनकी पार्टी है, अपनी पार्टी के चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर आए और खुद हेमंत सोरेन ने दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की, चंपाई सोरेन उनसे खफा हो गए और चंपाई सोरेन ने फाइनली अब बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जो कि बीजेपी पार्टी से ही हैं, वो उनको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास ले गए और अमित शाह के देखरेख में ही अब 30 अगस्त को जो चंपाई सोरेन है वो ऑफिशियली बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। उनका एक फोटो ट्विटर पर वायरल भी हो रहा है और खुद उन्होंने मीडिया के सामने भी, चंपाई सोरेन ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर उनका विश्वास बढ़ रहा है। तो साफ है कि वो 30 अगस्त को बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। मुझे लगता है कि चंपाई सोरेन ने जो काम किया है वो आगे राजनीतिक जो विश्वास होता है उसको कमज़ोर करेगा। कि मान लो कि एक आदमी है, वो मुख्यमंत्री है, अगर उसको केंद्र सरकार जेल में भेज दे रही है तो वो मुख्यमंत्री एक ऐसे आदमी को ही बना रहा होगा ना जिसके ऊपर वो सबसे ज़्यादा विश्वास करता हो। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया तो उसको पता चला कि सबसे ज़्यादा विश्वास तोड़ने का काम उसी आदमी ने किया। तो चंपाई सोरेन एक हिसाब से जीतन राम मांझी, बिहार में जैसे जीतन राम मांझी साबित हुए थे, तो अगले जीतन राम मांझी चंपाई सोरेन साबित होंगे। तो खैर, ये राजनीति है और राजनीति में सब चीज़ें तो आपको देखने को मिलती ही हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी एएसपी आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम का अलायंस हो गया है। दोनों पार्टियों के बीच में एक हिसाब से सीटों के बंटवारे को लेकर भी सहमति हो गई है। 70 सीटों के ऊपर जेजेपी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पे आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो 90 हरियाणा में विधानसभा सीटें हैं और 70-20 का फॉर्मूला निकाल कर लेके आए हैं। देखो, इसमें नुकसान किसका हुआ और फायदा किसका हुआ है। फायदा हुआ है जेजेपी जननायक जनता पार्टी का, लेकिन नुकसान हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद का। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद मायावती का स्पेस घेर रहे थे और मायावती के ऊपर जब से ये ठप्पा लगा था कि वो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रही हैं, तो दूसरे देश के बड़े दलित नेता के तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको रावण भी कहा जाता है, वो उभर रहे थे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर इलाके से वो बिलोंग करते हैं और आज़ाद समाज पार्टी उन्होंने बनाई थी। उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से वो सांसद भी चुने गए और एक हिसाब से उनकी छवि ऐसी बन रही थी कि कोई भी मुद्दा हो, चाहे किसान आंदोलन हो, महिला पहलवानों का आंदोलन हो, मुसलमानों का CNRC का आंदोलन हो, और भी कोई भी मामला हो, वो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लोगों की लड़ाइयों में शामिल होते हैं। लेकिन उन्होंने उनकी जो छवि थी फाइटर होने की और दलित राइट्स के लिए लड़ने की, वो सारी दुष्यंत चौटाला के साथ अलायंस करके ख़त्म कर ली है। तो जो क्रेडिबिलिटी दुष्यंत चौटाला के साथ अलायंस करने के कारण जो खराब होगी वो चंद्रशेखर आज़ाद की होगी। दूसरा, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पिछले 2-3 महीने से ये बात भी, अफवाह भी चल रही थी कि बीजेपी उनको अब पैसा सप्लाई कर रही है और उनको RSS का एजेंट बताया जाने लगा था। तो एक हिसाब से जो लोगों के बीच में जो अफवाह थी उसके ऊपर तो चंद्रशेखर आज़ाद ने ठप्पा ही लगवाया है। दुष्यंत चौटाला को हम सबको पता है कि हरियाणा की किसी भी विधानसभा में उनकी जमानत नहीं बचेगी। जेजेपी की फुल फॉर्म जननायक जनता पार्टी है, लेकिन इस चुनाव में उसकी फुल फॉर्म बनेगी जमानत जब्त पार्टी, यानी कि कहीं पर भी वो अपना डिपॉजिट नहीं बचा पाएंगे। खैर, अब देखना होगा कि आज़ाद समाज पार्टी का, हालांकि हरियाणा में कोई वोट बैंक नहीं है, बीएसपी का जरूर वोट बैंक रहा है और बीएसपी का अलायंस इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है। हरियाणा का चुनाव अभी तक तो बायपोलर दिख रहा है, यानी दो ध्रुवों के बीच में दिख रहा है। एक ध्रुव है बीजेपी, दूसरा ध्रुव है कांग्रेस। जो तीसरा धड़ा है लोकदल फोर्सेज हैं, जो चौधरी देवलाल का परिवार है, चौटाला परिवार है, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। क्योंकि 2019 के चुनाव में जेजेपी को 10 सीटें मिली थी और वो तुरंत भाग के बीजेपी की गोद में बैठ गई थी। और जो अभय चौटाला हैं उनको सिर्फ एक ही सीट मिली थी और वो भी कोई अपनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जब राष्ट्रपति चुनाव हुए तो उन्होंने अपनी एक वोट बीजेपी को डाली थी।
तो एक हिसाब से कहीं ना कहीं जो क्रेडिबिलिटी है वो भी इनेलो अपनी स्टैब्लिश नहीं कर पा रही है, इसलिए जो हरियाणा का चुनाव वो बाइपोलर होने जा रहा है। लेकिन खैर जेजेपी और दुष्यंत चौटाला ने और चंद्रशेखर आज़ाद ने एक अलायंस करके ये दिखाया कि वो एक थर्ड फ्रंट के तौर पर मौजूद हैं, तीसरे ऑप्शन के तौर में मौजूद हैं। देखना होगा। चंद्रशेखर आज़ाद को आप शायद भीम आर्मी के नाम से भी जानते होंगे। भीम आर्मी उनका संगठन है और वो दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचारों के लिए काफ़ी मुखर रहते हैं। पर खैर अब उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर लोगों को शक होगा। पहले वो जो आवाज़ उठाते थे तो लोग उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर शक नहीं करते थे, लेकिन इस अलायंस से चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर है हरियाणा में हुए राज्यसभा के उपचुनाव को लेकर। बीजेपी की नेता किरण चौधरी राज्यसभा की उम्मीदवार जो बीजेपी की तरफ से थी वो निर्विरोध, यानी कि उनके सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं था, वो राज्यसभा मेंबर चुनी गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी से भूपेंद्र हुड्डा एक हिसाब से असहज थे किसी भी कैंडिडेट के लिए। मेरे को लगता है कि खिलाड़ियों को किसी को टिकट दे देते तो आराम से जेजेपी भी दबाव में आके जेजेपी को भी वोट डालनी पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक राज्यसभा सीट हरियाणा से खराब हुई है। राज्यसभा के चुनाव के बारे में बात ही हो रही है तो दो रिजल्ट और भी हैं। एक जो पंजाब की लुधियाना सीट से लोकसभा का चुनाव आ रहे थे, रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी के नेता, उनको राजस्थान से राज्यसभा में भेज दिया गया है, वो भी निर्विरोध चुने गए हैं। वहां भी रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा था। बिहार से उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा में पहुंच गए हैं। तो ये आज राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने, अपोजिशन ने कहीं पे कैंडिडेट ही नहीं उतारे तो अपने आप ऑटोमेटिकली राज्यसभा में पहुंच गए हैं। तो किरण चौधरी, आप सबको पता है कि चौधरी बंसीलाल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पुत्रवधू थी और कांग्रेस पार्टी की नेता होती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले ही, करीब 1-1.5 महीने पहले ही उन्होंने बीजेपी पार्टी का दामन थामा था। अब वो राज्यसभा की मेंबर हो गई हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर है विनेश फोगाट के बारे में। विनेश फोगाट के हरियाणा के गांव-गांव में खाप पंचायतों में स्वागत हो रहे हैं। आज वो किसान आंदोलन के बीच में पहुंची। जींद के खटकड़ टोल प्लाजा पर किसान आंदोलन के लोगों ने उनका स्वागत किया। हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हुए थे और वहां पर भी उनको मालाएं डालकर स्वागत हुआ। 2 दिन पहले 25 अगस्त को उनका खाप पंचायत ने गोल्ड मेडल से स्वागत किया था। और वहाँ पर विनेश फोगाट से जब पत्रकारों ने पूछा कि संजय सिंह जो WFI के चीफ हैं, बृजभूषण के जो एक हिसाब से चेले हैं, उनका नाम लेकर कहा कि उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट राजनीति कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो संजय सिंह को जानती ही नहीं। तो एक हिसाब से कुश्ती संघ को लेकर जो कुछ भी चला हुआ आप सबको पता है। और बृजभूषण शरण सिंह जो कि बीजेपी के नेता भी हैं, उनके खिलाफ महिला पहलवानों के बहुत गंभीर आरोप रहे हैं। विनेश फोगाट उस आंदोलन को भी लीड करती रही हैं। तो एक हिसाब से कहीं ना कहीं विनेश फोगाट हरियाणा और पंजाब के मामले में काफ़ी बड़ी स्टार बनकर उभरी हैं। विनेश फोगाट 29 अगस्त को पंजाब भी जाएंगी, 29 अगस्त को पंजाब में जाएंगी, तब किसान आंदोलन जो शंभू बॉर्डर खनौरी बॉर्डर पर चल रहा है वहाँ पे भी मिलेंगी। 31 अगस्त को शंभू बॉर्डर खनौरी बॉर्डर पर जिस दिन किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे हो रहे हैं उस दिन वो वहीं पर रहेंगी। और 30 अगस्त को वो दरबार साहिब में भी माथा टेकेंगी। तो विनेश फोगाट 3 दिन पंजाब में भी रहेंगी, क्योंकि पंजाब के लोगों से भी उनको बहुत सारा प्यार मिल रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर है वो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, चुनाव आयोग की मीटिंग को लेकर है। हरियाणा की बीजेपी पार्टी ने और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने 1 अक्टूबर की डेट की जगह दूसरी तारीख देने की बात कही थी, क्योंकि उस दिन विश्नोइयों का भी एक पर्व है, अमावस्या है और भी कई छुट्टियां पड़ रही हैं। इस करके बीजेपी का तर्क था या तो आप आगे कर दो या फिर पीछे कर दो। तो चुनाव आयोग ने 2 तारीखों के ऊपर मंथन किया है, एक तो 25 सितंबर के ऊपर और एक 7 अक्टूबर के ऊपर। मेरे हिसाब से 7 अक्टूबर फाइनल होगी। 7 अक्टूबर को हरियाणा के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। तो ये देखना होगा कि जो चुनाव आयोग है वो क्या फैसला सुनाता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी और इसके चलते जो बीजेपी पार्टी की मीटिंग थी वो भी टल गई और कांग्रेस पार्टी ने भी विधायक प्रत्याशियों के लिए जो टिकट अनाउंस करने थे तो वो स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक थी उनकी वो भी अब आगे टाल दी है। तो खैर जब डेट फाइनल हो जाएगी, शायद 7 अक्टूबर आएगी, तो उस हिसाब से ही फिर आगे हरियाणा के चुनाव होंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर कंगना रनौत के बारे में है।
पंजाब में और हरियाणा में बहुत ज़्यादा गुस्सा कंगना रनौत को लेकर है। एक तो उनका किसान आंदोलन को लेकर बयान, और दूसरा जो उनकी फिल्म आ रही है उसको लेकर भी पंजाब में विवाद हो रहा है। वहाँ उस फिल्म में हम सबको पता है कि जो संत भिंडरावाले हैं उनको गलत पोर्ट्रे किया गया है। इसको लेकर पंजाब के लोग भड़के हुए हैं। एसजीपीसी ने भी कंगना रनौत और उनके फिल्म निर्माता को नोटिस भेजे हैं। तो एक हिसाब से जो कंगना रनौत है वो पंजाब और एंटी सिख तो है, वो आप सबको पता है कि एंटी पंजाब है और एंटी सिख है, उसके बयानों से भी हम सबको पता है। तो एक हिसाब से बीजेपी हालांकि उनसे किनारा करती रही है, लेकिन किनारा करने से फ़ायदा नहीं होगा, उनके ऊपर लगाम लगानी चाहिए और उस फिल्म के ऊपर भी रोक लगानी चाहिए। तो ये एक बात है। लेकिन हम सबको पता है कि बीजेपी एक तरफ तो कहती कुछ है और करती कुछ है। एक तरफ उनको रोकने की बात करती है और दूसरी तरफ उनको प्रमोट भी करती है। और इसके अलावा जो हरसिमरत कौर बादल हैं, उन्होंने भी एक बयान देकर कहा है कि जो कंगना रनौत हैं उनकी फिल्म के ऊपर बैन लगना चाहिए। मुझे लगता है कि अकाली दल को एक हिसाब से जो एंटी सिख प्रोपेगेंडा इस समय चल रहा है पूरे देश में, उसको लेकर कुछ सीरियस स्टेप लेने चाहिए और उसको लेकर ठीक ठाक काम करना चाहिए। उससे ही अकाली दल की थोड़ी बहुत इमेज सुधर सकती है। खाली बयान देने से काम चलेगा नहीं, और बादल परिवार को समझना चाहिए कि खाली बयान देने भर से उनकी राजनीति अब नहीं चलने वाली है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर कंगना रनौत की फिल्म को रोकने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अमृतपाल सिंह की जत्थेबंदी के वकील आयमान सिंह खैरा ने पिटीशन दायर की है। हालांकि सुनवाई की डेट अभी आई नहीं है, सुनवाई की डेट के बाद ही पता चलेगा कि कब उनकी फिल्म के ऊपर रोक लगाई जाएगी। उनकी फिल्म पर रोक लगाई जाएगी या नहीं जाएगी, ये अभी तय होना है। और अगली खबर और आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं, और आखिरी खबर है कि जो अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार है ज्ञानी रघुवीर सिंह, उनसे मुलाकात की है तरसेम सिंह जी ने। वे अमृतपाल सिंह के पिता हैं और अमृतपाल सिंह खडूर साहिब से सांसद हैं। तो जो बापू तरसेम सिंह हैं, उन्होंने ये कहा है कि 30 अगस्त को ज्ञानी रघुवीर सिंह को कड़ा फैसला लेना चाहिए, जो ऐसा फैसला लेना चाहिए जो कौम को मंजूर हो। हम सबको पता है कि एक जो सिख कैदी हैं, जो सिख बंदी हैं, बंदी सिंहों को लेकर एक पूरा मूवमेंट भी चल रहा है, और बंदी सिंह भी चाहते हैं कि उनके मामलों को लेकर एसजीपीसी और जो सिख जत्थेबंदियां हैं वो ढंग से पैरवाई करें, कोई ठोस कार्यक्रम दें। तो इसको लेकर जो अमृतपाल सिंह के पिताजी की जो मुलाकात है वो मेरे को लगता है कि ज़रूरी थी। और हम सबको पता है कि जो राजवाना जी की मुलाकात थी वो भी इसी कड़ी में थी, ताकि जो बंदी सिंह हैं उनके लिए कुछ ठोस फैसले एसजीपीसी और सिख जत्थेबंदियां उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देखते और सुनते रहिए